नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। हम आज बात करते हैं देश की राजनीति के ऐसे शख्सियत की जिनके भले ही लोग विरोधी हों या फिर उनके समर्थक हों, लेकिन कोई उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। उनकी आवाज़, बुलंद आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक गूंजती रहती है। संविधान के दायरे में रखकर वो अपनी आवाज़ उठाते रहे मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए। और इन दिनों गुजरात में वो चुनाव प्रचार पर है। गोधरा में उन्होंने सभा की है और उसी गोधरा में सभा के बाद हमारे साथ हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, अभी सभा खत्म हुई है और उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी खासी भीड़ है और मैं यही सवाल आपसे पूछना भी चाहता हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात में भी भीड़ तो बहुत आती है पर वोट उस हिसाब से नहीं आते। ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा, ऐसी क्या वजह है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी सफ़र में हर किसी को इस मंजिल से गुजरना पड़ता है। चाहे काशीराम साहब हों, मुलायम सिंह यादव साहब हों, ये बड़े बड़े नेता गुजरे हैं और हमारी पार्टी की तारीख भी इसी रही हैदराबाद में। तो इस राह से हम गुजर रहे हैं। मगर एक बात याद रखिए कि कामयाबी अनकरीब में मिलने वाली है और मिलेगी, क्योंकि ये कोई मोबिलाइज क्राउड नहीं है कि दूसरी पार्टी की तरह उनको गाड़ी में सब चीज़ दे दिला कर लगा दी। उनकी मोहब्बत है। ये बेनफ्स होकर जब आ रहे हैं तो यकीनन ये आप देखेंगे तब्दीली आएगी, आ रही है। मैं एक चीज़ जो बात अभी उठी है हाल फिलहाल में, और वो है चुनाव आयोग का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा है कि एक उदाहरण देते हुए कि क्या चुनाव आयोग को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो कर सके। चूँकि आप 4 बार के सांसद रहे, आपको लगता है चुनाव आयोग में वो दम है, वो निष्पक्षता से अपनी काम करता है? देखिए, जो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया वो है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का। और जो बात उठ रही है कि उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव का रोल ही ना रहे, बल्कि उसमें जुडिशरी के भी और लीडर ऑपोजिशन के लोग भी हों, ताकि और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इलेक्शन कमिश्नर्स को और इंडिपेंडेंट बनाया जाए। मैं समझता हूं कि वो एक वाजबी बात है और उस पर मोदी सरकार को सोचना चाहिए, कबूल करना चाहिए। उसमें उनके पावर से कोई छीन नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स का मसला है, बहुत अच्छा है। ये ओवैसी साहब के चेहरे में ऐसा क्या है कि चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, हर आदमी को ओवैसी पसंद नहीं है? मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि एक मुद्दे पे दोनों तरफ के लोग जो हैं उनकी सहमति है, बिल्कुल एक है? नहीं, इसका सीधा जवाब ये है कि कोई सच्चाई को और ईमानदारी को पसंद नहीं करता। इनको चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ लोग, इनको चाहिए गुलाम, इनको चाहिए ऐसे लोग जो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे। हम कहते हैं कि हम ना हाथ जोड़ेंगे, हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। हमने यूपी में भी कहा, यहाँ भी कहा हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम कब तक आपके लिए काम करेंगे। अब हम अपने लिए काम करना चाह रहे हैं। आप नहीं पसंद करते, वो आपका हक है। मैं जनता के दरमियान से आया हूँ, जनता को ही खुश करना मेरा मकसद है। नेताओं को या पार्टियों को खुश करना या उनके बड़े बड़े लीडरों को खुश करना ये मेरी बस की बात नहीं है और ना मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि मैं इस तरह का कोई काम करूँ। ये जो गोधरा है जहाँ ओवैसी साहब की सभा हुई है, ये एक टर्निंग पॉइंट था, सिर्फ गुजरात ही नहीं हिंदुस्तान की सियासत में। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा क्या था जिसके बाद से हिंदुस्तान की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बिल्कुल बदल गई? 2000 नरेंद्र मोदी जी तो नाकाम साबित रहे भाई से मुख्यमंत्री, उसके बाद तो उनका सियासी तारा उरूज पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो आदमी जिसकी तस्वीर थी अशोक परमार की, वो जो दलित जो इसके हाथ में वो दो चाकू थे, उसने मीडिया को कहा कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, मोदी जी की ज़िंदगी बदल गई। वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो अशोक परमार दलित कह रहा है जो आज रोड पर बैठकर मोची का काम करता है। वो इसी की बात छोड़ दीजिए। पर एक बात तो ये देखिए कि कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद से वो इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे, पूरी जनता उनके साथ है। देखिए, ये जो भारत की राजनीति में मुसलमानों का जो एलियनेशन, मुसलमानों को जो सिस्टमेटिक तरीके से भारत की राजनीति से दूर किया जा रहा है, वो गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसका सहरा जाता है देश के प्रधानमंत्री को। और आप उन्हीं के नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चलती है, राजद भी चलती है, समाजवादी भी चलती है, तेलुगु देशम भी चलती है, आम आदमी पार्टी भी चलती है।
कि मुसलमानों को वोट तो लो मगर उनको इनविजिबल कर दो, मार्जिनलाइज करके रख दो, लीडरशिप उनको ना दो। वही तो चल रहा है, वही तो हो रहा है। अब आप बताइए कि गोधरा में क्यों कोई सुपरफास्ट ट्रेन गोधरा में स्टेशन पर नहीं रुकती भाई, दाहोद में क्यों रुकती है? यहाँ पर रोड अंडरब्रिज का काम बरसों चल रहा, नहीं खोला जाता, पानी का काम नहीं होता, रोड का काम नहीं होता, क्यों? यही तो हम कह रहे कि इनविजिबल बना कर रख दो, उनको दबा के रखो। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम बात करें, चूंकि इन सब चुनावों के बाद 2024 के चुनाव की भी बात हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ जो कई कैंडिडेट हैं, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ममता के मन में भी आकांक्षाएं हैं, एक आपके दोस्त हैं टीआरएस के केसीआर, वो भी एक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। आप किधर जाएंगे, कहाँ दिखेंगे? नहीं देखिए, मेरा कोई ख्वाब नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। आपका मैंने तो सुनिए, जिनका ख्वाब है वो पूरा कर लें। हम ये कह रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। आप क्यों भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को, जो इस देश के 19 करोड़ की आबादी है, क्यों उनको आप इस तरह से इनविजिबल कर रहे हैं? आप उनको बाजू खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्किस बानो का नाम लेने से कतराते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलने से आप डरते हैं, क्यों? इससे देश का क्या होगा? आप अगर वोट तो चाहिए आपको, मगर आप इज्जत देना नहीं चाहते, आप मुकाम देना नहीं चाहते, तो ये जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आपको मुबारक हो। मेरे ख्वाब अलग हैं, मेरी कोशिशें अलग हैं। जो बनना चाह रहे हैं बनाए, मगर आप इतने बड़े समाज को कैसे अलग कर देंगे? आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी के आने के बाद जो चीज़ें बदली हैं, तो आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं होते हैं? राहुल गांधी के साथ, नीतीश कुमार के साथ या ममता के साथ क्यों नहीं होते? मकसद तो सबका एक ही है ना भाई। अरे भैया, ओवैसी छोड़िए, वो अपने पार्टी के नेताओं को साथ नहीं रखते वो लोग। आप किसकी बात कर रहे हैं? अपने पार्टी के नेताओं को, जिन उनके पार्टी में जो बरसों से मुसलमान लीडर हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते, उनकी सियासी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप ओवैसी की बात छोड़िए, हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पियेंगे। मुझे इनसे, मैं तो देख चुका हूँ ना इन लोगों को, क्या देख चुके हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? अरे मेरे से छोड़िए, सवाल मैं मुद्दा नहीं हूँ पंकज भाई, सवाल इस देश की सेकुलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, इस भाईचारगी का क्या होगा? अगर आप इस तरह से मार्जिनलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा? भाई, आप राहुल गांधी या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को आप सेकुलर नहीं मानते, उनको नहीं मानते कि वो मुसलमानों के रहनुमाई? नीतीश कुमार, हाँ, जब गुजरात जल रहा था तो वो मिनिस्टर थे वाजपेयी कैबिनेट में, पहली मरतबा मुख्यमंत्री बने बीजेपी से, फिर छोड़े, फिर दोबारा बने। ममता बनर्जी कहती है कि मेरे आरएसएस अच्छे लोग हैं। आप बोलिए, फिर आइडियोलॉजी पर नहीं लड़ना चाह रहे भाजपा से, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। आइडियोलॉजी पे लड़िए ना, आप तो फर्क दिखाइए, ये अंधेरा है और ये रोशनी है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। दिल देखिए, आप ये दिल क्यों नहीं बड़ा कर रहे हैं अपने लिए? दिल क्या बड़ा करें भाई, आप भी तो पहल कर सकते हैं, राहुल गांधी के पास जा सकते हैं, ममता के पास जा सकते हैं। अरे भाई, मेरी बेटी को रेप करने वालों को छोड़ दिया गया, दिल बड़ा करो। नहीं, सुनो, मेरे बेटों को रोड पर लाकर लठों से मारा जाता है, मैं दिल बड़ा करूं। श्री कृष्णा कमीशन में शिवसेना का नाम आया, आपने सत्ता बना ली, मैं दिल बड़ा करूं। मैंने अपनी मस्जिद खो दी, आज गुजरात में 1% मुसलमान गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, दिल बड़ा करूं मैं। दिल तो उनको बड़ा करना चाहिए जो बड़े मुकाम पर बैठे हैं। उनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो हम सबको साथ लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बस हमारे दिल में इतना ही है कि तुम वोट डालते रहे। साहब, हो क्या गया ना, आप राजनीति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अरे भाई, मेरी बात पंकज भाई, राजनीति को हम समझ रहे हैं, मगर हम आपके नजरिए से नहीं समझ पाएंगे। नहीं, मैं उनके नजरिए की बात कर रहा हूँ कि ये लड़ाई बड़ी है। तो अगर आप ये जो सेकुलर बात हो रही है, अगर आप सीधे सीधे मुसलमानों के ही हक की बात करते हैं तो पोलराइज हो जाता है। अरे क्या पोलराइज हो रहा है? 27 साल से भाजपा जीत रही, हम जिम्मेदार हैं पंकज भाई। अमेठी हम बंगाल में ममता ने बचाया ना। अरे ममता टीआरएस तेलंगाना में है ना। सुनिए, ममता में और केसीआर में जमीन आसमान का फर्क है। केसीआर कम से कम मुसलमानों को पढ़ा रहा है, हम जाकर मिले उनसे, लड़े उनसे। आपके दोस्त हैं तो आप तारीफ करते हैं। दोस्त का नहीं है। आप किसी भारत के प्रदेश में बता दीजिए कि 60,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां 6 क्लास से 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं। बताओ हमको, बताओ भाई, आपको बताओ क्या किया आपने? भाई, जगन मोहन भी चल रहे हैं, ममता भी चल रही है, ऐसा तो है नहीं। जगन मोहन हमारे दोस्त है, रहेंगे, उनके अलग मजबूरियां हैं, वो सब जानते हैं। मगर आप आइडियोलॉजिकली कहाँ हैं बताइए ना, किसके साथ हैं आप? आप बंगाल की बात कर रहे हैं,
बंगाल के जो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वहाँ जाकर देखिए उस पानी में आर्सेनिक है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, और आप बोलते हैं बड़ा काम किए। तो क्या मान के चला जाए 2024 में फिर यही रहेगा? भाई 2024 से क्या हो, तो हमको क्या करना है? नहीं, सुनिए, मुझे पहले देखना है कि भाई आप भारत की राजनीति में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का जो भारत के बाइज़ शहरी है उनको उनका हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अगर बिहार चले जा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ लड़ें, यूपी चले जाएं, आप वहाँ अखिलेश यादव, ममता के मायावती के खिलाफ लड़ें। मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अरे भाई कितने मर्तबा अखिलेश हारेंगे? आप मुख्यमंत्री थे, हार गए। 14 का चुनाव आया, हार गए। 19 का आया, हार गए। 22 का आया, हार गए। अरे भाई ये कब जीतेंगे? हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। कौन है? कितने हारेंगे इलेक्शन आप? कितने हारे जा रहे हैं आप? क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आप आइडियोलॉजिकली भाजपा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आप वही पॉलिसी पे चल रहे हैं जो मोदी साहब ने क्रिएट की कि इनविजिबल कर दो भारत के मुसलमानों को, वही कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस, आपको लगता है, उम्मीद है आपको, इतनी पुरानी पार्टी। अच्छा ये बताइए, तेलंगाना में 2 मरतबा क्यों हार गए? हमारी वजह से। महाराष्ट्र में 1 नंबर की पार्टी 15 साल, आज तीसरे नंबर पर आ गए। ये फैक्ट है। और ये सब क्या कर रहे हैं कि नहीं, मुसलमान को बता रहे भाई आपका जो दूसरा वोट है वो कहाँ जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। अगर ऐसी स्ट्रेटजी बने कि बीजेपी को चेकमेट करने के लिए जहां पर बीजेपी है उसके खिलाफ जो पार्टी मजबूत है वो लड़े, तो क्या उस तरह की स्ट्रेटजी में ज्वाइंट अपोजिशन में ओवैसी हो सकते हैं या पहल कर सकते हैं? यूपी में तो हुआ ना 2019 में, यूपी में तो हुआ, और उन दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट मिला मुसलमानों का। उनकी नैया बची मुसलमानों से। समाजवादी में आजम साहब जीते, बरक साहब जीते, और डॉक्टर साहब हसन जीते। वहाँ पर कुरैशी साहब जीते, और आपके दानिश साहब जीते, और पूरे वो खुद बोलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो बात समझने की ज़रूरत है भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को, कि भाई अपने पहले घर में चिराग रोशन करिए। तो हाथ तो बढ़ाइए। हाँ, हाथ तो बढ़ाइए। अरे भीख नहीं मांगेंगे, हाथ भीख नहीं मांगेंगे। अगर बात होगी, बराबरी की होगी तो बात करेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं तू नीचे बैठ, मैं भी ये मानता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। नहीं, थाली का मामला नहीं है। ताली दोनों हाथ से। नहीं, ये हम खाली थाली बजाने वाले हो गए, हम बाराती बन गए, और ये लोग हमारी बर्बादी का जश्न मनाते हैं। और चुनाव आता है तो बोले बेटा तेरा काम बैंड बजा, तो बैंड बजा। और बैंड बजा जब बजाते हैं ना, तो शादी खाने में जब दूल्हा जाता है तो वो बाहर रोक देते हैं। ये हाल हमारा है। अब क्या करेंगे? बातचीत होगी तो बराबरी की होगी। ये नहीं होगा कि हम आका हैं और तुम गुलाम हैं, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बातचीत इज्जत दे के करिए, बराबरी दे के करिए। और आप हमारे मुकद्दर के फैसले क्यों करेंगे? आप में इतना दिल बड़ा ही नहीं है ना। आप में, आप हिकारत से देखते हैं भारत के मुसलमानों को, इनविजिबल करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं कि बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो निकला ये है कि बीजेपी की जीत के बाद कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलेंगे, मुस्लिम उनके साथ आ जाएंगे तो जीत हो जाएगी। फार्मूला, इसी फार्मूले पे अधिकतर अपोजिशन पार्टी ये फार्मूला कभी काम किया ना काम करेगा। हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं, हमने 2014 में अपनी पहली स्पीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मुबारकबाद देते हैं आपको कि आपने देश में जो एक हवा क्रिएट स्टीरियोटाइप किया गया था कि मुस्लिम वोट बैंक कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। मुसलमानों को आपका वोट बैंक कहे का वोट बैंक? कितने एमपी जीत कर आते हैं लोकसभा से, बताइए? क्यों नहीं जीत पाते भाई? 84 में आखिरी मरतबा गुजरात में एक मुस्लिम एमपी जीता था। हम जिम्मेदार हैं इसके। इम्तियाज़ जलील जीतते हैं, हमको गाली देते हैं। 21 साल के शिवसेना भाजपा के एमपी को हरा कर आए। हम कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आपने समय दिया। असदुद्दीन ओवैसी, वो आवाज़ और वो पहचान जिसके समर्थक और विरोधी दोनों ही बहुत दिल और दिमाग से, ध्यान से सुना करते हैं।